Hello students, welcome to Bio Super Neat classes online. I am Sunil Kumar. The topic for today is human reproduction. तो स्टूडेंट्स देखिए, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी लेक्चर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर सब चीज़ें पता लगती रहती हैं कि किस बच्चे ने लेक्चर को खोला है, किस बच्चे ने लेक्चर को नहीं खोला है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। मैं जब ऑफलाइन में आऊँगा क्लास में, तो मैं जहाँ मैंने ऑनलाइन से छोड़ा है मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। इस बात को ध्यान रखिए, मैं बार बार अल्टीमेशन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं होना चाहिए जैसा आप लोग अभी सोच विचार कर रहे हैं अपने अंदर, है ना। तो ये सोच विचार बिल्कुल बंद कर दीजिए इस प्रकार की कि सर हम जो है, जब हम ऑफलाइन सर हमें बता देंगे, है ना। एक मिनट, सारी चीज़ें मुझे दोबारा से मुझे स्टार्ट करनी पड़ेंगी। रुकिए जरा। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, मैंने रोक दिया था थोड़ा सा, मैं स्टार्ट कर दिया है मैंने। आप यूरेथ्रा के बारे में देख रहे हैं अभी। आप यूरेथ्रा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये यूरेथ्रा लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसलिए सॉरी फॉर दैट बेटा। यूरेथ्रा को हम देखेंगे और ऑलमोस्ट हमने सभी चीजें हमने कवर कर चुकी हैं। और आज अब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आखिरी हिस्से में हम आए हैं, ठीक है। एक आपका यूरेथ्रा, दूसरा पेनिस, इन दोनों चीजों को हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, थिक वॉल और मस्कुलर डक्ट। यूरेथ्रा में क्या होती है? थिक वॉल होती है और एक मस्कुलर डक्ट होती है जो लॉन्गर होती है इन मेल में, और फीमेल में स्मॉलर होती है, ठीक है। मेल में यूरेथ्रल डक्ट बड़ी होती है और फीमेल में यूरेथ्रल डक्ट छोटी होती है, और ये मस्कुलर डक्ट होती है और थिक वॉल होती है इसमें, ठीक है। और आल्सो कॉल्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा को और क्या बोलते हैं? यूरोजेनाइटल डक्ट भी हम कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको हम? यूरोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। तो देखिए, बिकॉज इट कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड वैसे बेसिकली यूरिन के लिए होती है, ठीक है। ये शायद मेरे हिसाब से शायद ये गलत टाइप हो गया है, ये शायद गलत टाइप हो गया है, ये नीचे का हिस्सा, ठीक है। तो ये बेसिकली यूरिन के लिए ही होती है, यूरोजेनाइटल डक्ट यूरिन के लिए ही होती है। थोड़ा सा ये गलत टाइप हो गया है बेटे, ठीक है। अब हम देखते हैं पेनिस के बारे में, हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं स्लाइड को मैं ऊपर कर रहा हूं, देखिए स्लाइड मैंने थोड़ी सी ऊपर करी आपके लिए, ठीक है। अब यदि हम पेनिस के बारे में देखें तो पेनिस क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटल एक ऑर्गन है। पेनिस एक एक्सटर्नल जेनाइटल एक ऑर्गन है, और ये मेल ऑर्गन है कॉपुलेशन करने के लिए। पेनिस क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट होता है मेल का, और ये कॉपुलेशन के लिए ये रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसके अंदर वेस्कुलर, स्पॉन्जी और इरेक्टाइल, और ये कैसा होता है? वेस्कुलर होता है, और कैसा होता है? स्पॉन्जी होता है, नरम टाइप का होता है, और इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। याद रखिए इस पॉइंट को। दूसरा, पेंडुलस ऑर्गन होता है। पेंडुलस ऑर्गन का मीन्स होता है हैंगिंग स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हैंग करने वाला हो, ठीक है। तो ये पेंडुलस ऑर्गन होता है, मीन्स हैंगिंग टाइप का, ये हैंगिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये पेंडुलस, ये हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, और पेंडुलस ऑर्गन होता है ये लटकने वाला स्ट्रक्चर। पेंडुलस मीन्स लटकने वाला, ठीक है। याद रखिए इस बात को। विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम प्यूबिक रीजन टू इन फ्रंट ऑफ स्कॉटम। समझ गए होंगे, ठीक है। स्कॉटम से थोड़ा ऊपर होता है और सामने होता है स्ट्रक्चर ये। ऑर्डिनरी इज रिमेन फ्लैसिड, फ्लैसिड स्ट्रक्चर होता है ये। स्मॉल एंड लिम्ब बट नो सेक्सुअल
arousal it become long, hard and erect. अब देखिए क्या है, जब हमारा पेनिस कैसा स्ट्रक्चर है, एक लटकने वाला एक हैंगिंग स्ट्रक्चर है, पेंडुलस ऑर्गन है, और एक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है ये, और स्पोटम से ऊपर होता है और सामने होता है ये, ठीक है। और देखिए यदि ये लॉन्ग होता है, हार्ड होता है और इरेक्ट होता है। यदि साइज ऑफ इरेक्ट यानी कि इसकी हम साइज की बात करें, यदि ये इरेक्ट हो जाता है, ठीक है, इरेक्ट का मीन्स आप समझ रहे हैं क्या होता है। यदि ये इरेक्ट हो जाता है तो 14 से 15 सेंटीमीटर की ये लेंथ होती है इसकी, ठीक है। और पेनिस मोस्टली फॉर्म ऑफ 3 सिलेंड्रिकल कॉर्ड ऑफ स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू। देखिए पेनिस के अंदर 3 टाइप की क्या होती हैं, 3 टाइप के सिलेंड्रिकल कॉर्ड होते हैं। पेनिस के अंदर 3 टाइप के सिलेंड्रिकल कॉर्ड होते हैं, और वो स्पॉन्जी और इरेक्टाइल होते हैं, ठीक है। Two of these are thick and situated in parallel position on right and left side, forming thick part of penis. These, देखिए अभी समझेंगे इस बात को हम, ये क्या कह रहा है। These are thick and situated in parallel position on right and left side, forming thick part of penis. These cord known, जो मैंने आपको कॉर्ड के बारे में मैंने बताया था, कॉर्ड कौन सी होती हैं, कॉर्ड नहीं होती, वो बेसिकली टिश्यू होते हैं। कार्पस कैवर्नोसा होता है और कार्पस स्पॉन्जियसम, 2 टाइप के टिश्यू होते हैं ये, कार्पस कैवर्नोसा और कार्पस कैवर्निशियम। जो कार्पस कैवर्निशियम होता है वो 2 साइड में होता है, 2 टिश्यू होते हैं साइड में, और कार्पस स्पॉन्जियसम बीच में होता है। वो आगे चल के फैल जाता है और वो ग्लांस पेनिस को बनाता है, आगे डायग्राम में हम देखेंगे। और इन्हीं टिश्यूज के अंदर ब्लड भर जाता है। जब सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है ह्यूमन बींग्स, तो उस टाइम पे इसके अंदर ब्लड भर जाता है और पेनिस इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। पेनिस में कोई बोन्स नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक डायग्राम ब्यूटीफुल सा आपके लिए एक डायग्राम मैं लेके आता हूँ। डायग्राम थोड़ा सा ऊपर चला गया, देखिए ये एक डायग्राम है। देखिए मैंने आपको बताया था ये पेंडुलस ऑर्गन है, मेरा साफ मेरा कर्सर चल रहा है, ये देखिए, मतलब पेंडुलस का मीन्स हैंगिंग ऑर्गन है। और इसमें आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, एक टिश्यू आ गया कार्पस कैवर्नोसा, ठीक है, और एक टिश्यू ये रहा कार्पस स्पॉन्जियसम, ये रहा। 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, ठीक है। और ये बीच में एक मेरा जो लाइन, जो मेरा कर्सर चल रहा है, बीच में एक रेड से एक लाइनिंग चल रही है, ये आगे चल के थोड़ा सा फैल जाता है, ठीक है। और ये टिश्यू होता है कार्पस स्पॉन्जियसम, ये टिश्यू होता है बीच में, और ये आगे चल के फैल जाता है और ग्लांस पेनिस को ये बनाता है। इस ग्लांस पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन कहते हैं, ठीक है। और हमने इसमें ऑलमोस्ट सभी चीजें हमने इसमें कवर कर चुकी हैं। जितनी भी चीजें इसमें डायग्राम में आपको दिखाई दे रही हैं वो सभी चीजों को हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, ये मैंने आपको एक डायग्राम ऐसा दिखाया है बेटा कि ये तो पेनिस है और ये इसका ट्रांसफर सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसका ट्रांसफर सेक्शन देख सकते हैं। इन टिश्यूज के ऊपर कितनी सारी वेन्स और आर्टरीज हैं। टिश्यूज को बिल्कुल कवर किया हुआ है वेन्स और आर्टरीज में। इनमें ब्लड आ जाता है, ठीक है। जब कॉपुलेशन के टाइम पे इसमें ब्लड आ जाता है और ये इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए आप, वैसे मैंने आपको समझा दिया है और आपकी समझ में भी आ गया होगा। ट्रांसफर सेक्शन भी आपको मैंने दिखा दिया है इसका कैसा होता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम। एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम मैं आपको और दिखाता हूँ।
ये ब्यूटीफुल सा एक डायग्राम और देखिए, मेरा कर्सर चल रहा है, ये पूरा का पूरा एक टिश्यू है, कार्पस कैवर्नोसा और कार्पस स्पॉन्जियम टिश्यू है, ठीक है। और इनके ऊपर देखिए फाइन आर्टरीज पूरा इनको लपेटे हुए हैं, एक जाल, एक नेटवर्क के समान पूरा आर्टरीज ने इनको लपेटा हुआ है, इन्हीं में ब्लड आता है, ठीक है। याद रखिए, इन पॉइंट्सों को भूलना नहीं है आप लोगों को, और नोट्सों को साथ साथ लेते चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए एक डायग्राम और आपके आगे आ गया बेहतरीन सा। देखिए ये बीच में कार्पस स्पॉन्जियम टिश्यू है, ये टिश्यू आगे चल के फैल गया और ग्लांस पेनिस को इसने बना दिया है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए कॉर्पस स्पॉन्जियम, अब देखिए क्या कहता है, कॉर्पस स्पॉन्जियम फॉर्म ए बल्ज मीन्स टू स्प्लिट एंड कॉनिकल स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ पेनिस, ग्लांस पेनिस। अभी मैंने बताया ग्लांस पेनिस क्या होता है स्ट्रक्चर में, और देख लीजिए, यदि नहीं समझ में आया तो और स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। वैसे मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा 100%, क्योंकि आपको मैंने डायग्राम दिखा के बिल्कुल समझा दिया है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, स्किन, देखिए बेटा मेरी तरफ ध्यान दीजिए, स्किन ओवर ग्लांस पेनिस, स्किन ओवर ग्लांस पेनिस इज लूज एंड रिट्रैक्टेबल, यानी कि जो ग्लांस पेनिस के ऊपर स्किन होती है वो रिट्रैक्टेबल होती है, मतलब उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और जो ग्लांस पेनिस के ऊपर स्किन होती है जिसको हम फोर स्किन कहते हैं और प्रीप्यूस भी कहते हैं, PREPUCE। ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है उसको हम फोर स्किन भी कहते हैं और प्रीप्यूस भी कहते हैं। याद रखिए पॉइंट्सों को, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आते हैं, देखिए अब क्या कहता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस इज प्योरली वेस्कुलर फिनोमेना, स्टिमुलस कैरिड बाय पैरासिम्पेटिक नर्व S2, S3 और S4। कुछ पैरासिम्पेटिक नर्व होती हैं S2, S3 और S4। जब कॉपुलेशन का टाइम होता है तो उस वक्त ये S2, S3 और S4 नर्व ब्रेन में जाके इंडक्शन देती हैं और पेनिस को इरेक्ट करने में हेल्प करती हैं। मतलब ब्रेन में जाके क्या होगा, ब्रेन में जाके इंफॉर्मेशन देंगी ये नर्व, और ब्रेन से आपके टिश्यू तक इंफॉर्मेशन आएगी और ब्लड का पास होना शुरू हो जाएगा फाइन आर्टरीज के अंदर, टिश्यूज के अंदर, ठीक है। याद रखिए इस पॉइंट को, ठीक है। ड्यूरिंग इंटरकोर्स द सेंसरी सेल्स, जब इंटरकोर्स होता है मेल फीमेल्स में उस वक्त कुछ सेंसरी सेल्स होती हैं प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ ग्लांस पेनिस। जो ग्लांस पेनिस की स्किन होती है उसमें कुछ सेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो स्टेबलाइज रिफ्लेक्सेशन टू इंड्यूस इजुकुलेशन, जो इजुकुलेशन में हेल्प करती हैं। जो सेंसरी सेल्स हैं आपके फोर स्किन में होती हैं ग्लांस पेनिस के ऊपर, वो इजुकुलेशन में हेल्प करती हैं कॉपुलेशन के समय पर। याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंट्सों को नोट करना है, पेपर में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नीट में भी पूछ लिए जाते हैं, बोर्ड में भी पूछ लिए जाते हैं। अब आप नीट में भी लगाओगे ना तो 90% आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और बोर्ड के तो कर ही लोगे सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि हम बात करें बेटे कि सीमेन की, सीमेन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सीमेन क्या होता है। बहुत टाइम से सीमेन बात चल रही है, सीमेन होता क्या है इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो सीमेन 2 से 5 ml इन वन टाइम इजुकुलेशन, एक बार जब इजुकुलेट होता है, इजुकुलेट का मतलब सीमेन का स्पेल आउट होना, यानी कि सीमेन का बाहर होना, बाहर आना। जब एक बार सीमेन बाहर आता है तो कितना आता है, 2 से 5 ml तक सीमेन बाहर आता है और एल्कलाइन
विस्कस फ्लूइड। और सीमेन क्या होता है, एक विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस फ्लूइड का मीन्स होता है गाढ़ा या तरल, थोड़ा गाढ़ा पदार्थ। विस्कस फ्लूइड का मीन्स होता है थोड़ा गाढ़ा पदार्थ होता है सीमेन, ठीक है। और इस सीमेन का पीएच होता है 7.5। इस सीमेन का जो पीएच है वो होता है 7.5, ठीक है। हैविंग 200 से 300 और ml मिलियन स्पर्म होते हैं एक बार के एजुकेलेशन में। एक बार एजुकेलेशन जब होता है तो सीमेन बाहर आता है 2 से 5 ml, तो 1 ml के अंदर आपके 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं इन ए वन टाइम एजुकेलेशन में। और सीमेन कैसे बनता है, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इनके मिलने से सीमेन का निर्माण होता है। याद रखिए, एक नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, मेरा कर्सर चल रहा है फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, एक नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए यदि हम बात करें तो एटलीस्ट कम से कम 60% नॉर्मल स्पर्म की रिक्वायर्ड, हमें आवश्यकता होती है। 60% नॉर्मल स्पर्म की हमें आवश्यकता होती है। यदि एक नॉर्मल फर्टिलिटी की हम बात करें तो एक समानता ह्यूमन बींग्स के अंदर 60% स्पर्म नॉर्मल होने चाहिए, नॉर्मल रिक्वायर्ड हमें आवश्यकता होती है। एटलीस्ट कम से कम 40% है विग्रस मोटिलिटी वाले होते हैं, फास्ट मूवेबल वाले होते हैं स्पर्म कंटेनिंग। और इनमें क्या होता है, 60% सेमाइनल वेसाइकिल का सीक्रेशन होता है। इन स्पर्म के अंदर ये जो सीमेन है, सीमेन के अंदर क्या क्या होता है, 60% सेमाइनल वेसाइकिल का सीक्रेशन होता है। 60% सेमाइनल वेसाइकिल का सीक्रेशन होता है सीमेन के अंदर, और 30% प्रोस्टेटिक सीक्रेशन होता है। जो मैंने प्रोस्टेट ग्लैंड बताई थी उसका सीक्रेशन होता है 30%, याद रखिए आईएमपी पॉइंट से। और 10% स्पर्म होते हैं। और वास्ट डिफरेंशिया का भी इसमें सीक्रेशन होता है सीमेन के अंदर। बल्बुल यूरिथ्रल सीक्रेशन भी होता है, जो बल्बुल यूरिथ्रल ग्लैंड होती है उसका भी सीक्रेशन होता है इसमें, ठीक है। और अब हम बात करें यदि ये सीमेन है, सीमेन हमें किस तरह का दिखाई देता है, इसमें अपीयरेंस लिखा है। अपीयरेंस का मीन्स होता है दिखाई देना। यदि आप सीमेन को देखें तो सीमेन वास्तविक मिल्की अपीयरेंस का होता है, एक दूध के समान वाइट हमें विस्कस फ्लूइड, दूध के समान वाइट हमें गाढ़ा सा एक पदार्थ दिखाई देता है जिसको हम सीमेन कहते हैं, ठीक है। विस्कस मिल्की अपीयरेंस ऑफ स्पर्म इन ड्यू टू प्रोस्टेटिक सीक्रेशन। और ये मिल्की अपीयरेंस क्यों होता है, मिल्की अपीयरेंस यानी कि दूध के समान हमको क्यों दिखाई देता है वाइट, क्वेश्चन है क्योंकि इसमें प्रोस्टेटिक सीक्रेशन होता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जब सीक्रेशन मिलता है तो ये व्हाइट हो जाता है, ठीक है। विस्कोसिटी इज ड्यू टू सेमाइनल वेसाइकल सीक्रेशन। और जो विस्कोसिटी होती है सीमेन के अंदर, जो गाढ़ापन आता है सीक्रेशन के अंदर, वो गाढ़ापन आपके कहाँ गया मेरा कर्सर, विस्कस इज ड्यू टू सेमाइनल वेसाइकल सीक्रेशन। जो गाढ़ापन आता है सीमेन के अंदर वो सेमाइनल वेसाइकल के सीक्रेशन के कारण आता है, याद रखिए इस पॉइंट को, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आगे। और सेमाइनल प्लाज्मा, अब देखिए जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है उस सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर एक एंटीबायोटिक पाया जाता है जो वैजाना के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको खत्म कर देता है। जब पॉपुलेशन हुआ मेल फीमेल में, पॉपुलेशन के दौरान मेल का सीमेन फीमेल के वैजाइना में गया तो उस वक्त फीमेल के अंदर यदि फीमेल की वैजाइना में यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सीमेन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से स्पर्म को सेव करने के लिए सीमेन के अंदर एक एंटीबायोटिक भी पाया जाता है जो वैजाइनल बैक्टीरिया से सेव करता है स्पर्म को, ठीक है। नहीं तो स्पर्म मर जाएंगे, ठीक है। मेल, अब देखिए यही लिखा हुआ है सेमाइनल प्लाज्मिन एंटीबायोटिक। वो एंटीबायोटिक का नाम क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मिन।
सेमाइनल प्लाज्मिन एंटीबायोटिक का नाम होता है, याद रखना, सीमेन के अंदर मिलता है और काम अभी बताया है, ठीक है। डिस्कवर्ड फ्रॉम सीमेन, इट डिस्ट्रॉय वेजाइनल बैक्टीरिया मेल विद लेस देन 35 मिलियन स्पर्म। एक मेल को यदि फादर बनना है तो एटलीस्ट 35 मिलियन स्पर्म होना अति आवश्यक है, ठीक है। और यदि 35 मिलियन स्पर्म नहीं होंगे तो वो स्टेराइल हो जाता है, याद रखिए इस पॉइंट को, ठीक है। अब सीमेन रिप्लेस्ड इन 24 आवर्स, यदि जब सीमेन बाहर नहीं निकलता है तो बॉडी उसको रिप्लेस कर लेती है ऑटोमेटिक 24 आवर्स में। सीमेन कोगुलेट इमीडिएटली आफ्टर एजुकेशन, और सीमेन तुरंत ही, जैसे ही बाहर सीमेन निकलता है और वो तुरंत क्या होता है, तुरंत कोगुलेट हो जाता है। क्यों हो जाता है मैंने आपको बताया था, और कोगुलेशन होने का मैंने आपको कारण बताया। इसमें फाइब्रोलाइसिन नाम का, इसमें क्या होता है, फाइब्रोजन और फाइब्रोलाइसिन नाम का इसमें एंजाइम्स और केमिकल्स होते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्या कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको सामने। सेमाइनल वेसाइकिल को हम क्या कहते हैं, सेमाइनल वेसाइकिल आल्सो नोन एज यूट्रल मस्कुलाइन, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकिल को हम बोलते हैं यूट्रस, ठीक है, मस्कुलाइन बोलते हैं। और ये एक वर्ड लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, सर्कमसीजन। सर्कमसीजन इज द रिमूवल ऑफ ट्रिपिक्यूल्स और फोर ऑफ पेनिस। देखिए सर्कमसीजन का मीन्स होता है कि कुछ रिलीजन्स में ऐसा होता है कि ग्लांस पेनिस के ऊपर जो फोर स्किन होती है, फोर स्किन को मैंने आपको बताया था ट्रिपिक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब इसके ऊपर जो ग्लांस पेनिस के ऊपर फोर स्किन होती है, जब उसको रिमूव कर देते हैं सर्जिकल प्रोसेस से, फोर स्किन को तो जब सर्जिकल प्रोसेस से जब रिमूव कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम सर्कमसीजन कहते हैं। और इमिशन मीन्स क्या होता है, रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के अंदर स्पर्म के मूवमेंट को हम बोलते हैं इमिशन। इजुकुलेशन मीन्स आपको पता है स्पर्म आपके सीमेन का बाहर आना, उसको हम इजुकुलेशन कहते हैं। रेफर्स टू द फोर्सिबल एक्सपल्सन ऑफ सीमेन फ्रॉम यूरेथ्रा आउट ऑफ द पेनिस, यानी कि बाहर आना सीमेन का पेनिस से, उसको हम इजुकुलेशन कहते हैं। ओलिगोस्पर्मिया का मीन्स होता है 20 मिलियन से जब स्पर्म कम होते हैं सीमेन के अंदर, जब सीमेन के अंदर 20 मिलियन से 20 मिलियन से कम स्पर्म होते हैं, उसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, याद रखिए इस पॉइंट को, ठीक है। लेवल ऑफ एंजाइम, और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलते हैं एंजाइम, एसिड फॉस्फेट मिलेगा। एसिड फॉस्फेट इज यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेटिक कैंसर। देखिए जब ह्यूमन बींग्स के अंदर जब प्रोस्टेटिक कैंसर होता है तो हम किसका यूज करते हैं, एसिडिक फॉस्फेट का हम यूज करते हैं। प्रोस्टेटिक कैंसर का पता लगाने के लिए हम एसिडिक फॉस्फेट का हम यूज करते हैं, याद रखिए इस पॉइंट को, ठीक है। ये दो पॉइंट खास नहीं है, आपकी इच्छा है तो देख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर तो फिनिश नहीं हुआ, यहाँ पर हमारा सिर्फ क्या फिनिश हुआ है, यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट फिनिश हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम प्रोसीड करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।